हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपका सीटेट जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, तो आप इस क्लास को, इस सेशन को, इस वीडियो को आप एक रिवीजन के रूप में लीजिएगा। इससे पहले मैंने इंग्लिश पेडागोजी के कंटेंट्स भी पढ़ाए हैं, क्या चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को पढ़ाया है, प्लस में मैंने प्रीवियस ईयर भी करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टडी परचम चैनल पे जाइए, इंग्लिश पेडागोजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से इंग्लिश के पैसेज को आप सॉल्व करोगे, है ना। हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाइएगा तो वो आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपका एक इंग्लिश का ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। तो ये एक रिवीजन क्लास है, आप बने रहिएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, और आप इतना मान के चलिए कि ये क्लास जो है ये आपका रिवीजन क्लास है और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एक और क्लास इंग्लिश पेडागोजी का आएगा जो कि रिवीजन बेस्ड होगा। तो चलिए फिर आज के कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए देखने को आज मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। यानी आपको ये NCF जो 2005 है, जिसको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है, उसमें से आपको बताना है कि उस प्रिंसिपल में से कौन सा प्रिंसिपल सही नहीं है, ठीक है। तो आपने शुरू से आप NCF पढ़ते आ रहे हो, और NCF किस लिए इंपॉर्टेंट है? हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ क्या बोलता है कि जो क्लास में आप पढ़ा रहे हो उसको आप कनेक्ट करो आउटसाइड द स्कूल, स्कूल की बाहरी दुनिया से, रियल वर्ल्ड से जोड़ के आप पढ़ाओ तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, एनसीएफ जॉब अपॉर्चुनिटी की बात अपने गाइडिंग प्रिंसिपल में नहीं करता है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, विच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, ठीक है। अगला फिर भी हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही आपको आंसर मिल गया था और सारे ऑप्शन को आप छोड़ देंगे। सारे ऑप्शन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप उसको कंफर्मेशन देंगे, है ना। इंश्योरिंग लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, बिल्कुल सही है। आपको रट्टाफिकेशन से बच्चों को दूर लेके जाना, बच्चे समझ के पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, आपको रिजिड नहीं रखना है, एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, तो ये भी एनसीईआरटी बोलता है। तो क्या नहीं बोलता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। देखिए, आजकल नॉट ट्रू वाले या लिस्ट वाले, है ना, लिस्ट इंपॉर्टेंट, मोर अप्रोप्रिएट या ओनली वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली रीड करोगे, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट पर। और सबसे पहले तो आप प्रेशर फ्री रहोगे, है ना, उससे आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं। आपको बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। पहला है, इंग्लिश इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दूसरा है, नॉट ट्रू के बारे में, नॉट ट्रू यानी सही इसमें से क्या नहीं। तो ये तो बात है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई लैंग्वेज बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में तो वो कौन सी लैंग्वेज है? वो इंग्लिश ही है। तो यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर परस्यूरिंग हायर एजुकेशन। देखिए, आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो अगर आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होगा और आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ये भी सही है।
इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन द स्पीकर ऑफ द डिफरेंट मदर टंग, यानी इंग्लिश क्या है, एक ब्रिज का, एक क्या करेगा, एक पुल का काम करेगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो और एक बच्चा हिंदी भाषी है और दूसरा भाषा तमिल भाषी है दूसरा बच्चा, तो एक इंग्लिश ही ऐसा मीडियम है, मीडियम का काम करता है कि दोनों भाषा वाले बच्चों को कनेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि इंग्लिश ये भी बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश ये भी बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश ये भी बच्चा पढ़ रहा है। भला हालांकि इसका मदर टंग हिंदी है और इसका मदर टंग तमिल है, लेकिन इंग्लिश तो दोनों पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के थ्रू ही ये दोनों अपना क्या करेंगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे या इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये 3 हमको स्टेटमेंट सही मिल गया, यानी ये गलत कौन सा होगा, चौथा नंबर। फिर भी हम पढ़ेंगे, इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी, यानी इंग्लिश अपना प्लेस, अपनी जगह को तलाशने में असमर्थ रह रहा है, तो ये गलत है। और क्योंकि इंग्लिश क्या है, हर जगह आपको इंग्लिश मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ना है। रीडिंग स्टोरी, नॉवल, कॉमिक एंड कार्टून फैसिलिटेट डैश रीडिंग, यानी मैंने आपको लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छे से पढ़ाई है ना, LSRW बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक एक चीज़ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। तो जब आप नॉवल की रीडिंग करते हो, उपन्यास पढ़ते हो, कॉमिक पढ़ते हो, कार्टून कैरेक्टर पढ़ते हो, है ना, स्टोरी पढ़ते हो, तो किस टाइप की रीडिंग होती है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। क्या वो इंटेंसिव रीडिंग है, क्या वो एक्सटेंसिव रीडिंग है, क्या वो लाउड रीडिंग है, क्या वो शैडो है। तो देखिए क्या होता है ना, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, है ना, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमको स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना है। जब हमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना पड़ता है तो गहन पठन होता है, तो वो होता है इंटेंसिव। लेकिन यहाँ पे हम नॉवल वगैरह किस लिए पढ़ रहे हैं, अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, आनंद पाने के लिए। तो जब आनंद पाने वाली रीडिंग होती है उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्लियर एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन, यानी लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, जो एक्सपर्ट होते हैं लैंग्वेज में, उनका क्या मानना है कि अर्ली एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों की होनी चाहिए वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। क्या वो फर्स्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्या वो सेकेंड लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्या वो फॉरेन लैंग्वेज में होनी चाहिए, या मल्टी लैंग्वेज में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है, जैसे हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में भी पढ़ा है कि बच्चे की जो पहली लैंग्वेज होनी चाहिए उसको आपको प्रेफरेंस देना है, उसको आपको वैल्यू देना है। और पहली लैंग्वेज किसी भी बच्चे की क्या होती है, उसकी मदर टंग होती है ना। तो कोई हिंदी भाषी बच्चा है तो उसकी मदर टंग क्या हो गई, हिंदी हो गई, तो वही उसकी पहली लैंग्वेज हो गई। अगर कोई गुजराती बच्चा है, गुजरात से बिलोंग करता है, तो उसकी मदर टंग गुजराती हुई और उसकी फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती हो गई। तो फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब है कि उस बच्चे का मदर टंग यानी मातृभाषा। समझ में आ रही है बात। तो लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट का मानना है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए उसकी मदर टंग उसकी फर्स्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए, L1 इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द टीचर ट्राइज टू, यानी कंटिन्यूअस यानी CCE की बात हो रही है, उसमें टीचर क्या ट्राई करता है, टीचर का क्या पर्पस रहता है। जब बच्चों का हम कंटिन्यूअस एंड सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जब बच्चे का हम करते हैं तो वहाँ पे मोटिव क्या रहता है टीचर का, टीचर क्या करता है, कि टीचर क्या प्रयास करता है। पहला ऑप्शन है टू फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। बिल्कुल सही बात है कि हम उसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में क्या देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया है बच्चों को क्या वो फुलफिल हुआ है, अगर फुलफिल नहीं हुआ है तो कितने हद तक फुलफिल हुआ है। व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव, यही आपका सही आंसर होगा। मेक द लर्निंग एसेस द टीचर, लर्नर एसेस द टीचर, आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड ऑफ द लर्नर इन अ ग्रुप। ये ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए। मेक द लर्नर बाय क्रेमिंग लर्निंग, है ना, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट आंसर है और यही इसी के साथ हम जाएंगे। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। Teaching of English in India as a second language has been very important and inevitable since, यानी इंग्लिश क्या है इंडिया में, इंडिया की पहली लैंग्वेज हम ज़्यादातर स्टेट में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी पहली लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं
हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इविटेबल सिंस, कब से इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में और इम्पॉर्टेंट माना जाता है, कब से ये स्टार्ट किया गया है ना। तो इसमें क्या होगा, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन, ठीक है, लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो पूछ रहा है इंडियन लैंग्वेज बुक आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि इंडियन लैंग्वेज बुक जो है वो मोस्टली रिटन। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसीलिए इंग्लिश क्या है, एक लिंक प्रोवाइड करता है आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करके। अब आप जब फॉरेन कंट्री में जाओगे तो आप हिंदी बोलोगे तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप इंग्लिश बोलोगे तो वो लोग इजिली समझ लेंगे और आप अपने बातों को वहां तक रख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा, है ना। द अल्फाबेटिकल मैथड, द फोनिक मैथड एंड द वर्ड मैथड एंड द सेंटेंस मैथड आर एसोसिएटेड विथ। देखिए यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया था। जो अल्फाबेटिकल मैथड होता है, फोनिक मैथड होता है, वर्ड मैथड होता है, ये हम रीडिंग स्किल में काम करते हैं, है ना। रीडिंग स्किल में इसका यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकल। फोनिक मेथड क्या होता है, फोनिक मेथड जैसे हम किस बच्चों को आजकल लोअर क्लासेस के जो बच्चे होते हैं जिनको हम ABCD सिखाते हैं, जैसे प्री प्राइमरी वाले बच्चे जो होते हैं उनको हम कैसे सिखाते हैं, A आ एप्पल, B बा बॉल, C सा कैट। पहले क्या बोलते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह पढ़ाते थे। लेकिन हम फोनिक साउंड जो होती है ना, जैसे A का साउंड क्या होगा, है ना, तो उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये जो फोनिक साउंड का यूज़ हम रीडिंग में करते हैं, सेंटेंस मेथड में करते हैं और अल्फ़ाबेटिकल मेथड में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समराइजिंग नोट मेकिंग, है ना। समराइजिंग करना यानी जो आपने पढ़ा उसको समराइज्ड करके संक्षेप में लिखा। नोट मेकिंग किया यानी नोट बनाया। एंड रिपोर्टिंग आर द एसोसिएटेड विथ विच स्किल। ये सब चीज़ें जो बताई गई है, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, रिपोर्टिंग, समराइजिंग, ये किसके अंदर आता है, तो ये राइटिंग स्किल के अंदर आता है। राइटिंग स्किल में हम रिपोर्ट बनाते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, नोट टेकिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, ये सब मैंने पढ़ाया है। समराइजिंग ये है राइटिंग स्किल की बातें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय। होलिस्टिक इवेल्युएशन का मतलब है कि हम चारों तरफ से 360 डिग्री इवेल्युएशन कर रहे हैं। 360 डिग्री इवेल्युएशन का मतलब है कि बच्चे का पीयर असेसमेंट भी हो रहा है ना, पीयर भी असेस कर रहे हैं बच्चे को, बच्चे ने अपना सेल्फ असेसमेंट भी किया, यहाँ पे सेंटर में बच्चा है और बच्चे का टीचर ने भी असेसमेंट किया। यानी 360 डिग्री जब हम असेसमेंट बच्चे का करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, यूनिट इंड इवेल्युएशन के थ्रू होता है। टर्म इंड, ये देखिए, ये तो सबमिटिव का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या करता है, 360 डिग्री इवेल्युएशन प्रोवाइड करता है। आप बच्चे का हर फील्ड में हम देखते हैं, हम को कैरिकुलर एक्टिविटी को भी हम काउंट करते हैं, है ना, कैरिकुलर एक्टिविटी को भी काउंट करते हैं। बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करेगा, उसके पीयर करेंगे, सहपाठी करेंगे, उनके टीचर करेंगे। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है हमें, CCE में, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंडर आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोलता है वो हम देखेंगे। Right of children to free and compulsory education was made in the year, ठीक है ना। The right and children to free and compulsory education was made in the year, यानी किस ईयर में ये बनाया गया, मेड इन अ ईयर, किस ईयर में इसको पूरा जो राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में किस ईयर में इसको बनाया गया। सिंपली ये बात है, इम्प्लीमेंट कब किया गया वो नहीं पूछ रहा है, किस ईयर में इसको तैयार किया गया, तो वो था 2009, है ना, ये था 2009। अगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती तो 2010
यानी 1 अप्रैल 2010 को इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ आपको करना क्या है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। जो भी जितने भी क्वेश्चन यानी 25-26 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, तो 25-26 में से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितने मार्क्स आपको आए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, है ना। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, What step does a teacher have to understand to facilitate reading the habit of a learner? यानी रीडिंग हैबिट को फैसिलिटेट करना है, बढ़ावा देना है, उसको सुविधा प्रदान करना है। तो टीचर क्या करेगा, कौन सा स्टेप को, व्हाट स्टेप डज अ टीचर हैव टू अंडरटेक, टीचर को कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए, टीचर क्या बच्चे को बोलेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बिल्कुल सही है। रीडिंग की जो हैबिट है वो अच्छी हो जाएगी। लाइब्रेरी रीडिंग में भी आप अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो। पिक्चर और मैप रीडिंग से भी आप अपनी रीडिंग को अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट होगा, यानी तीनों से आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो सकती है और टीचर इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के आपको बोलेगा। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केम इनटू फोर्स यानी इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो अभी आ गया, बनाया था 2009 में, लेकिन इम्प्लीमेंट 2010 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द लर्नर आर, देखिए लर्नर की इफेक्टिव लर्निंग यानी प्रभावी लर्निंग यानी प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाएगा। यानी जब बच्चा पैसिव रहेगा तो उसकी एक्टिव लर्निंग होगी, जब क्वाइट रहेगा, चुप रहेगा, तो गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा, या बच्चा इंटरएक्टिव रहेगा तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, बच्चा हरदम, है ना, ऑल सीजन मतलब पूरे साल बच्चा इंटरएक्टिव रहेगा, हर चीज़ में एक्टिव रहेगा, तो बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, लर्निंग अ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लर्निंग ऑल द स्किल ऑफ द लैंग्वेज, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन, लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक, राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए, जब लर्निंग अ लैंग्वेज का मतलब होता है लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन, यानी फर्स्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखिए, पहले मैंने क्या किया था ना कि आपको आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक तरीके से आपको क्या करना है, मुझे एक टेस्ट लेना है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे आंसर यहाँ पे डिलीट कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग अ लैंग्वेज का मतलब होता है लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन, यानी बहुत आपको किस सिचुएशन में लैंग्वेज का यूज़ करना है, लैंग्वेज का स्किल कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सबसे अच्छा माना जाता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोलता है, इन ऑर्डर टू एसेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। तो बच्चे को एसेस करना है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर के लिए, तो टीचर हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ, टीचर किसका हेल्प लेगा, तो फिर से वही आ गया, अगर आपको ऑल राउंड होलिस्टिक इवेल्युएशन करना हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना हो, तो एक तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है जिसको हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे क्या बोलता है। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोलना, है ना, तो वो मतलब उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल सेंडिंग ए मैसेज इन अ वर्ड इंक्लूडिंग राइटिंग, आप मैसेज को सेंड करो अपनी आवाज़ के साथ, उसमें लिखा हुआ भी होना चाहिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज फॉर द स्पीकर वांट टू कन्वे एन एक्चुअल वर्ड एड, यानी सबसे अच्छा इसमें क्या माना जाएगा, इसमें ऑप्शन में सेंडिंग अ मैसेज इन अ वर्ड, अपने वर्ड में आप मैसेज को सेंड कीजिए, इंक्लूडिंग राइटिंग, लिखकर और लिखने के साथ बोलते हुए आप मैसेज को अगर आप डिलीवर करते हो तो ये क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे,
मेटा लैंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, यानी मेटा लैंग्विस्टिक अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस मतलब आपको जानकारी हो, आपको पता हो, है ना। एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, यानी मेटा लैंग्विस्टिक अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप क्या बोल रहे हो उसके बारे में आप सोच समझ के अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाओ। एबिलिटी आपकी क्षमता सोच के बोलने की, वो होती है मेटा लैंग्विस्टिक अवेयरनेस। दूसरा है एबिलिटी टू कनेक्ट द disactive sound in a word to the letter, understanding of mapping principle between the sound and the meaning, the ability to recognize writing from the other visual mark। यानी ये सब कुछ नहीं होगा। मेटा लैंग्विस्टिक अवेयरनेस का सिंपल सा मतलब यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू थिंक, आपको सोचने की एबिलिटी हो, एंड टॉक अबाउट द लैंग्वेज, यानी आप लैंग्वेज के बारे में बोलना और सोचना सब आपको आता हो, वो होता है मेटा लैंग्विस्टिक अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्किल इज रिसेप्टिव? दो तरह की स्किल मैंने पढ़ाई है, प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। तो जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो होती है प्रोडक्टिव, और रिसेप्टिव स्किल में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो देखिए अब कहाँ रहोगे आप, जब बोलोगे, है ना, बोलोगे और लिखोगे, यानी बोलना यानी स्पीकिंग, और लिखना यानी राइटिंग, वो होती है प्रोडक्टिव। अगर प्रोडक्टिव पूछा जाता है तो राइटिंग एंड स्पीकिंग होगा, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टिव पूछा जा रहा है तो आपका लिसनिंग एंड रीडिंग आपका रिसेप्टिव होता है, ये रिसेप्टिव है। और अगर प्रोडक्टिव पूछता तो राइटिंग एंड स्पीकिंग में देखिए आपका दिमाग भी लगेगा कि आप क्या लिख रहे हो, क्या ऐसे लिख रहे हो। स्पीकिंग में भी आप ना, आपकी दिमाग जो रहती है वो बहुत खोल के, कोई सामने वाला क्या बोल रहा है तो आप बहुत अलर्ट रहते हो, तो इसीलिए इसको प्रोडक्टिव या री-इन्फोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रिसेप्टिव स्किल पूछा है, कौन कौन सा होता है आप ध्यान में रखिएगा, कौन सी रिसेप्टिव है, कौन सी प्रोडक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द लैंग्वेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोलता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल लैंग्वेज यूज इसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड। ये गलत है कि सारे लैंग्वेज में हम सेम नंबर ऑफ साउंड का प्रयोग करते हैं, सबकी साउंड अलग अलग होती है और नंबर भी अलग होते हैं। ऑल नेटिव स्पीकर ऑफ ए लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल ऑफ द ग्रामर इन द स्कूल। नेटिव स्पीकर जो होते हैं बेसिक रूल ऑफ द ग्रामर इन स्कूल, ये गलत है कि आप स्कूल में बेसिक रूल ऑफ ग्रामर सीखते हो। नहीं, बेसिक रूल जो है वो आप घर में ही सीखना स्टार्ट कर देते हो, भले ही आपको नहीं पता हो, लेकिन आप घर में ही बिना किसी एफर्ट के, है ना, सबकॉन्शियसली आप सीख लेते हो, है ना। While the different languages may use different phonemes, they also essentially share the same syntax। ये भी गलत है, अलग अलग लैंग्वेज का सिंटेक्स सेम नहीं हो सकता। यूज डिफरेंट फोनीम्स, आप यूज कर डिफरेंट फोनीम तो यूज कर रहे हो लेकिन सेम सिंटेक्स, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये तीनों बातें पूरी तरीके से सही नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोलता है? डैश इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम ए कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल लॉ। यानी कॉग्निटिव स्टडी कौन से, मतलब क्या इसमें हम बोलेंगे कौन सा स्टडी ऑफ लैंग्वेज है जहाँ पे हम मेंटली एंड डेवलपमेंट लॉ को फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पर सिंपली आपको यही ध्यान में रखना है कि लैंग्विस्टिक और साइको लैंग्विस्टिक में आप इसको ये करोगे, कंफ्यूज होगे। तो जब हम साइको लैंग्विस्टिक अगर हम बात करें तो साइको लैंग्विस्टिक जो है इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फॉर ए कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल लॉ। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। देखिए डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है और साइको को जोड़ दिया, यानी यहाँ कॉग्निटिव लेवल से जोड़ दिया, साइकोलॉजी से जोड़ दिया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। Which of the following definition best describe the language acquisition? लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज दो तरह के मैंने बताए हैं ना, लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं और लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? हम लोग मतलब हम लोग को कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, हम बिना किसी एफर्ट के हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं। जैसे हमारा मदर टंग में हमको कोई रूल नहीं पढ़ना होता है ना, बिना किसी एफर्ट के हम उस लैंग्वेज को लर्न लेते। तो यहाँ पे
लैंग्वेज एक्विजिशन के डिफिनेशन को पूछा है। द प्रोसेस बाय विच ए सोसाइटी वर्नाकुलर varies, the process by which linguistic is applied to the sociology, the process by which the linguistic abilities develop in the human, the process by which the origin of language is developed। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। द प्रोसेस बाय विच द लैंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप इन अ ह्यूमन, यानी ह्यूमन में जो लैंग्विस्टिक एबिलिटी है, यानी लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है, वो डेवलप हो जाती है, उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे हम। फॉर अ स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज स्किल फ्रॉम टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड बी। स्टूडेंट के लिए जब बच्चे लैंग्वेज स्किल को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, किससे, टेक्स्ट बुक से, आपकी पाठ्य पुस्तक से। तो टेक्स्ट बुक लर्निंग को हम क्या मानेंगे, कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, लीड टू यूजिंग टेक्स्ट बुक्स स्प्रेंगली, expose them to more literally reading, become more cost effective compared to technological support course। देखिए ये तो आंसर कहीं से भी नहीं होगा, फोर्थ वाला। यहाँ पे क्या लग रहा है कि क्या है, कोरिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, यानी टेक्स्ट बुक से आप रीडिंग लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर पा रहे हो, आप गेन कर पा रहे हो अपने लैंग्वेज स्किल को विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, तो वो कोरिलेट करेगा किससे, विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट से। आपका आकलन करने में और आपके ने क्या अचीव किया है उसमें आपको हेल्प करेगा, कोरिलेट करेगा, है ना। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। While teaching hearing impairment student in an inclusive class, it is necessary for the teacher। hearing impairment student है, hearing impairment का मतलब उसे सुनाई अच्छे से नहीं देता है, तो वो ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जहाँ पे हर एक बच्चा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और सबके लिए इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आप एक टीचर होगे तो आपको उसको किस तरह से आप पढ़ाओगे, एक कहने का मतलब यही है। मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइन एंड नॉन वर्बल सिग्नल टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही है, आप साइन लैंग्वेज के थ्रू, जो बच्चे नहीं सुनाई दे रहा है जिनको, तो आप साइन लैंग्वेज का यूज करोगे, नॉन वर्बल सिग्नल को आप यूज करके स्ट्रेंथनिंग एनी कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल सही है। कंडक्ट रेगुलर एंड स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट, ये तो सही है, लेकिन अगर आप बच्चे को पढ़ाने की बात हो रही है तो आप यहाँ पे साइन लैंग्वेज का यूज करके हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे को पढ़ा सकते हो। बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ अ पेरेंट सच फॉर सच स्टूडेंट। देखिए ये सब चीज़ें ठीक है कि आप पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहिए, है ना, क्लू कार्ड टू द सिग्नल टू द, ये सब सही है, लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी 23rd का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। While translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit is, while translating a subject, जब आप subject को translate करते हो and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit is, उसका benefit क्या होगा जब आप किसी भी subject को translate करते हो और translation in a mainstream curriculum, mainstream जहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश सारे बच्चे जाने। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हो, है ना, मेन स्ट्रीम कैरिकुलम में, तो वो क्या करेगा, वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा। नेशनल आइडेंटिटी, इनरिचिंग लैंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड अप्रिसिएशन, इनेबलिंग टीचर हु आर नॉट कम्पिटेंट इन ए मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लास, स्टैंडर्डाइज्ड कल्चर आइडेंटिटी। यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे अगर सही आंसर, पॉजिटिव आंसर आपको दिखेगा तो एनरिच करेगा, बढ़ाएगा लैंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिशिएशन को, है ना, यानी 24 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएशन कैरेक्टर और ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विथ साउंड इज दैस मेथड। यानी क्या करना है, टीच करना है रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर को एसोसिएट करेंगे, है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर को उसके साउंड के साथ जोड़ के, है ना, उसकी ध्वनियों के साथ जोड़ के जब आप पढ़ाओगे
तो वो कौन सा मेथड होता है आपको बताना है। तो वो सिंपली आपको और कहीं नहीं जाना, डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा फोनिक होता है। जब आप साउंड के बारे में पढ़ते हो ना तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आपने पढ़ा होगा, जिसको फोनिक का ज्ञान होता है, और फोनीम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। टीचर कैन रेमीडिएट फॉर द स्टूडेंट विथ अ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाई, रेमीडिएट यानी उपचारात्मक शिक्षण बच्चा टीचर कर रहा है, उपचार कर रहा है बच्चे का, फॉर द स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी, यानी बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी है, बच्चे की भाषा सीखने के अधिगम में, है ना, परेशानी आ रही है, और टीचर क्या कर रहा है, रेमेडियल टीचिंग कर रहा है, रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, यानी टीचर क्या कर रहा है, उपचार प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही होगा, कौन सा उपचार सही रहेगा? फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। एक मैंने आपको पढ़ाया है इंडिविजुअल IEP करके नाम से हम जानते हैं, जिसको एक बच्चे को अलग से एक इंडिविजुअल बच्चे को अलग से उसकी रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, उस पर फोकस किया जाता है, उसके पेरेंट्स से बात किया जाता है। तो वही टीचर यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग के थ्रू यहाँ पे पढ़ाएगा कि फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग नोट दैट समराइज एंड सिंप्लीफाई। ये गलत है कि आप बच्चे को नोट प्रोवाइड कर दिए, यही तो बच्चा हो गया कि बच्चे को चम्मच से खाना खिलाने के बाद बराबर होगा। इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव है। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप द अदर, है ना, तो ये भी नहीं होगा। मेन है बच्चे को क्या करना है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंट्रैक्शन पर काम करेंगे, जिसको हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 26 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो भी लगभग इतने ही क्वेश्चन का आएगा, और इससे आपके इंग्लिश पेडागोजी के लगभग सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे, और आप अच्छे से जाके इंग्लिश पेडागोजी के एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए। गुड लक फॉर यू। चलिए तब आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।